हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या? उम्मीद है कि वीडियो और साउंड एकदम ठीक होगा। तो क्या अब हम लोग क्लास शुरू करें? शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्रायंगल की। और उम्मीद है कि पिछली क्लास आप लोगों ने याद कर ली होगी। जो थोड़ी देर पहले मैंने क्लास ली थी वो याद कर ली होगी। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में। हर छोटी से छोटी चीज आप लोगों को मैं बताऊंगा। घबराने की या चिंता करने की जरूरत आप लोगों को है नहीं। हर छोटे से छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। प्रिंस भाई वो अपलोड कर दी है, आप देखो रिकॉर्डेड में। यहां पर सबसे पहले बात यह है कि ट्रायंगल होता क्या है। तीन साइड से घिरी हुई बंद आकृति, ए क्लोज फिगर बाउंडेड बाय थ्री साइड्स। ये अपने पास होता है ट्रायंगल ए बी और सी, जिसके तीन वर्टिसेज होते हैं और तीन ही अपने पास साइड होती हैं। इसके सामने वाली जो साइड होगी वो होती है स्मॉल ए, इसके सामने वाली साइड स्मॉल बी और इसके सामने वाली साइड स्मॉल सी। याद रखना, ज्योमेट्री में किसी भी पॉइंट को अगर डिनोट करना है कभी भी, तो वो हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। और किसी भी लाइन की अगर लेंथ को डिनोट करना है तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। अगर कभी भी किसी लाइन की लेंथ को अगर डिनोट करना है तो हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। याद रखना, पॉइंट को डिनोट करना है कैपिटल से, इसको हम लोग स्मॉल से। किसी भी ट्रायंगल में तीन तो साइड होती हैं और तीन इसके एंगल होते हैं। ये इसको बोलते हैं, ये जो अंदर की तरफ है इस चीज को बोलते हैं हम लोग इंटीरियर एंगल। ये जो होते हैं इनको हम लोग नाम देते हैं इसका इंटीरियर एंगल। और ध्यान रखना, कोई भी एंगल अगर है तो ये अपने पास इसका इनर पार्ट होता है और ये पूरा एक्सटीरियर पार्ट इसका होता है, बाह्य भाग इसका होता है। लेकिन किसी भी पॉलीगन में अगर आप लोग, जिसमें तीन या तीन से अधिक साइड अगर हो, उसमें अगर आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो याद रखना है पूरा एंगल एक्सटीरियर एंगल नहीं होता। ये आप लोग ध्यान रखना। इसको आगे बढ़ाने पर, इसको आगे अगर बढ़ा दिया जाए तो इस एंगल को हम लोग एक्सटीरियर एंगल मानते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा बाहर वाला एंगल मान लेते हैं। पूरा बाहर वाला एंगल एक्सटीरियर नहीं है, इसको आगे अगर बढ़ाया जाए, इधर आगे बढ़ा लो या इधर आगे बढ़ा लो, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। और ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, ध्यान रखना। ये वाला एंगल, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षक विमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये थीटा है तो ये भी अपने पास कितना होगा, थीटा होगा। याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। एक्सटीरियर एंगल बनाना है तो या तो इसको आगे बढ़ा दो या इसको आगे बढ़ा दो, तो इनको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। याद रखना आप लोग। ठीक है सौरभ। कल वाली क्लास कितने लोगों की नहीं चल रही है? सौरभ ने जैसे लिखा कि रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है। कितने लोगों की रिकॉर्डेड क्लास नहीं चल रही है? ठीक है एडविन प्रिंस साहब, आपकी बात मैं मानूंगा। नहीं चल रही क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? सैटरडे वाली नहीं चल रही? नहीं चल रही। एक बच्चा सीएम अरविंद केजरीवाल साहब की चल रही है, विजय के भी नहीं चल रही रिकॉर्डेड क्लास। ठीक है, देखिए ध्यान से सुनना आप लोग, ध्यान से समझाने की मैं कोशिश करता हूं। यहां पर अपने पास कभी भी अगर ऐसा है, फिर से कोशिश करना। यहां पर अगर अपने पास ऐसा है कि एक ट्रायंगल अपने पास ए बी और सी,
यहाँ पर अपने पास किसी भी ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं। इसके पॉइंट वाइज मैं आप लोगों को पढ़ाता रहता हूँ, आगे चलता रहता हूँ। किसी भी ट्रायंगल में अपने पास 3 पॉइंट अगर होंगे, 3 एंगल अगर होंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री क्यों होता है, मैं फटाफट आप लोगों को बता देता हूँ। ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। हम लोग BC के पैरेलल और A से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम लोग खींचते हैं, तो मुझे बताओ जब भी अगर Z बने तो ये वाला एंगल अगर B होगा, और अगर Z बन रहा है तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्लास फर्स्ट से क्या मैं बता चुका हूँ क्या? ये वाला एंगल अगर B है तो ऑल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, लाइन पैरेलल है, ये भी B होगा, और ये वाला एंगल अपने पास A गिवन है। एक स्ट्रेट लाइन पर कितने भी एंगल बनो, ये भी चीज़ ध्यान रखना, एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो एक स्ट्रेट लाइन पर चाहे 3 एंगल बनो, चाहे 4 एंगल बनो, चाहे 5 एंगल बनो, पहला पॉइंट एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। याद रखना, नॉर्मली आप लोगों को याद होगा, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहता हूं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग एक पॉइंट और आगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट, हाँ ना बोलते रहना। क्या पहला पॉइंट सारे लोग समझ पाए हो क्या? त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो हमेशा कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। ये आप लोग, उम्मीद है सारे लोग समझ पाए होंगे। दूसरा पॉइंट, इसका अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, सेकंड पॉइंट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो ध्यान रखना, एक ट्रायंगल जो अपने पास है A, B और C, देखना एक्सटीरियर एंगल जो होगा, बाह्य जो कोण होता है वो हमेशा अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। एक्सटीरियर एंगल जो होगा, ये कोई भी ट्रायंगल है A, B और C, ये जो एक्सटीरियर एंगल, इसको आगे अगर बढ़ा दिया जाए, ये वाला जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? एंगल A प्लस B के बराबर होगा। ये इसको अगर मैं अल्फा नाम दूं, ये एंगल अगर अल्फा है तो एंगल अल्फा जो होता है वो बराबर होता है एंगल A प्लस एंगल B के। ये इसको बोलते हैं हम लोग एक्सटीरियर एंगल। याद रखना, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये ऑलवेज इक्वल होता है किसके? एक्सटीरियर एंगल हमेशा बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल के बराबर होता है। बाह्य कोण हमेशा बराबर होता है अंतः अभिमुख। बाह्य जो कोण होता है वो हमेशा बराबर होता है अंतः मतलब अंदर वाला, अभिमुख यानी सामने वाला, अभिमुख, अंतः अभिमुख कोणों का योग। ये जो एंगल होगा अपने पास एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट अंतः और अभिमुख कोणों के योग के बराबर होगा। अब बात आती है कि क्यों होगा। मुझे आप लोग ये बताइए, ट्रायंगल का तीसरा जो एंगल है अपने पास, ये वाला एंगल अगर मैं A मानूं और ये वाला अगर B मानूं, ये इसको मैं x मानूं और ये y मानूं, हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये वाली साइड क्या 180 माइनस एक्स प्लस वाई होगी क्या? ये वाला जो एंगल होगा अपने पास वो होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई, और एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल अपने पास होता है 180 डिग्री। तो इस वाले को और इस वाले को अगर आप लोग ऐड करोगे, 180 माइनस एंगल एक्स माइनस एक्स प्लस वाई, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाओगे तो यह आना है प्लस एंगल अल्फा बराबर, अगर 180 है तो 180 से 180 कट गया, और एंगल अल्फा जो हुआ किसके बराबर होगा? एंगल एक्स प्लस एंगल वाई। यही हमें प्रूव करना था कि एंगल अल्फा जो बराबर होता है वो एक्स प्लस वाई के बराबर होता है या ए प्लस बी के बराबर होता है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, अगर हम लोग इसको यहाँ पर इस तरीके से इसको अगर आगे बढ़ा दें तो ये बाहर वाला जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा? एंगल बी पर वाई या जो भी है, और इस पर इसके बराबर होगा। ऐसे ही इसको अगर आगे बढ़ा दिया जाए तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? एंगल ए प्लस एंगल सी के इंटीरियर अपोजिट के सम के बराबर होता है। उम्मीद है कि दूसरा पॉइंट आप लोग अच्छे से सही टाइप से समझ पाए होंगे। थोड़ा सा एक स्टेप में और आगे बढ़ता हूं, एक और आगे मैं चलता हूं। देखिए, मुझे आप लोग ये बताइए, दूसरा ही पॉइंट है ये, सेकंड ही पॉइंट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताओ या ये समझाने की कोशिश करो कि अपने पास ये ए है, ये बी है और ये सी एंगल है।
इसको आगे बढ़ा दिया जाए और इसको आगे बढ़ा दिया जाए और दोनों एक्सटीरियर एंगल इन दोनों का सम पूछ ले, तो इनको अगर आगे बढ़ा दिया जाए और दोनों का सम अगर हम लोगों से पूछ लिया जाए, इस वाले एंगल का, यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसका और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है इसका अगर सम पूछ ले कि कितना होगा अपने पास, लेस देन 180 होगा, 180 होगा, ग्रेटर देन 180 होगा, ऐसे कुछ हम लोगों से पूछ लेता है और क्वेश्चन आया हुआ भी है। तो ध्यान रखना, ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा BC को अगर दोनों तरफ बढ़ा दिया जाए तो ये एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो होगा A प्लस एंगल B के बराबर। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है और ये वाला जो होगा वो होगा एंगल A प्लस एंगल C के बराबर। तो मुझे आप लोग ये बताओ, मुझे आप लोग ये समझाने की कोशिश कीजिए, यदि कभी भी हम लोग यहाँ पर इन दोनों का सम पूछा है, इसका और इसका सम पूछा है, तो सभी को जोड़ दो, एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल B। तो मुझे बताइए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये त्रिभुज के तीनों कोण बन रहे हैं और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो क्या 180 डिग्री प्लस एंगल A होगा क्या? तो ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा कितने डिग्री होता है, वो 180। तो 180 प्लस A, तो इन दोनों का जो सम आ गया वो कभी तो ऑप्शन में आ जाएगा 180 प्लस A, ये भी आ सकता है या ग्रेटर देन 180 भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा आपके पास ऑप्शन पर कि आप लोग कौन सा ऑप्शन वहां पर टिक करते हो। अगला पॉइंट मैं आपको समझाने की या बताने की कोशिश करता हूं, पॉइंट नंबर 3। याद रखना, ध्यान रखना, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये 3 नंबर पॉइंट, अगर एक स्ट्रेट लाइन है A से B तक, एक स्ट्रेट लाइन है A से B तक, ध्यान से समझना, जो मान लो 10 सेंटीमीटर है, इसकी लाइन 10 सेंटीमीटर है, तो ये A से B तक अगर डायरेक्ट आप लोग जाते हो तो ये 10 सेंटीमीटर होगा। अब मुझे थोड़ा सा ये बताइए, ये छोटी छोटी नॉर्मल चीज़ें हैं, मुझे बताओ यहाँ से C पॉइंट है, A से C तक ये अपने पास इधर वाला 4 है और इधर वाला 6 है, तो AC प्लस BC बराबर अपने पास आ गया 10। A से B पर जाना है और बीच में पॉइंट है C। A से आप लोगों को B शहर पर जाना है, इस सिटी से इस सिटी में आपको जाना है, बीच में सिटी C पड़ती है, डायरेक्ट डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर या 10 सेंटीमीटर है। अगर मुझे बताओ A से B तक मैं डायरेक्ट नहीं जाकर C जो सिटी है वो थोड़ा सा ऊपर में जाता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट नहीं जाता हूँ, A से थोड़ा सा ही ऊपर लिया है मैंने, A से C पर जाऊँ और फिर B से C पर आऊँ, तो मुझे बताओ डिस्टेंस बढ़ेगी या घटेगी? एक तो मैं A से B तक डायरेक्ट जाता हूँ, मुझे ठीक है भाई स्पीड कम कर लूंगा मैं थोड़ा अविनाश, अब चलते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश कीजिए कि एक तो मैं यहां से डायरेक्ट जाता हूं, A से B तक मैं डायरेक्ट जाता हूं, और दूसरा मुझे ये बताइए कि मैं यहां से A से C पर और फिर C से B पर या C पॉइंट थोड़ा और ऊपर ले लूं, तो मुझे बताओ क्या डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती रहेगी क्या? या कहीं भी आप लोग अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाओगे तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, यह आप लोगों को पता होगा। तो याद रखना, कोई भी ट्रायंगल हम लोग तभी फॉर्म कर सकते हैं जब A से B तक अगर डायरेक्ट डिस्टेंस 10 है, तो यहां से यहां पर जाओगे और यहां से यहां पर अगर जाओगे तो याद रखना दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी से बड़ा होगा, तभी ट्रायंगल आप लोग फॉर्म कर पाओगे, नहीं तो ट्रायंगल आप लोग वहां पर नहीं बना पाओगे। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ये अपने पास ऐसा है A, B और C, एक ट्रायंगल अपने पास A, B और C। तीसरे पॉइंट में मैं आपको ये बता रहा हूं, कोई भी ट्रायंगल आप लोग ये A है, ये B है और ये C है, कोई भी ट्रायंगल आप लोग तभी फॉर्म कर पाओगे, तभी आप लोग बना पाओगे जब दो साइड का जो सम होगा A प्लस B हमेशा बड़ा होगा किससे? C से। B प्लस A प्लस C जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा किससे? B से। और B प्लस C हमेशा बड़ा होगा किससे? A से। ये 3 नंबर पॉइंट है जो आप लोगों को याद भी रहना चाहिए, ध्यान रखना। 3 नंबर का पॉइंट A मान लो इसको, ये याद होना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, कोई भी ट्रायंगल आप लोग सिर्फ और सिर्फ तभी फॉर्म कर पाओगे, तभी बना पाओगे जब दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा हो, याद रखना। और इसको उठाकर इसी का दूसरा पॉइंट B पॉइंट कैसे बनेगा, अगर मैं इस चीज को उठाकर इधर ले जाऊं तो B जो होगा वो बड़ा होगा किससे? C माइनस A से।
दूसरा पॉइंट अपने पास इसको उठाकर मैं इधर ले जाऊं तो a जो होगा वो बड़ा होगा किससे, b माइनस सी से, और इसको उठाकर मैं इधर ले जाऊं अगर तो c जो होगा वो बड़ा होगा किससे, a माइनस सी से, और इसका आप लोग मोड भी ले सकते हो, मतलब पॉजिटिव लेना है। नेगेटिव तो बड़ा होगा ही होगा, याद रखना इनका पॉजिटिव भी हमेशा जो होगा वो b से बड़ा होगा, याद रखना आप लोग। मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं या क्या समझाना चाह रहा हूं, याद रखना ट्रायंगल की दो साइड का सम। मैं ये समझा रहा हूं ट्रायंगल की दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, तभी आप लोग ट्रायंगल बना सकते हो, नहीं तो आप लोग याद रखना ट्रायंगल नहीं बना पाओगे। दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है, यह आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। मैं सिर्फ और सिर्फ इतना सा छोटा सा ये पॉइंट आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना यहां पर अपने पास ऐसा है, जैसे वो कहेगा कि यहां पर दो साइड दे दी, जो आया हुआ क्वेश्चन में एक नॉर्मल जो क्वेश्चन है, दो साइड दे दी 4, 10 और 1। पहले ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन से आते थे, आजकल साइड देखने को नहीं मिलेंगे। बताओ ए का मान कहां से कहां तक पॉसिबल है, रेंज या प्रास दे देगा। दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताइए कि कौन साइड जो होगी वो कहां से कहां तक होगी। अपने पास दो साइड का सम, अपने पास दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी से बड़ा अपने पास यहां पर, तो a से बड़ा होगा कौन, 14, और दो साइड का जो डिफरेंस होता है वो तीसरी से छोटा होता है, तो रेंज जो होगी वो क्या 6 से 14 ही होगी क्या, रेंज 6 से 14 होगी। और मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि बताओ a का मान अगर इंटीजर है, a का मान अगर इंटीजर है, पूर्णांक अगर है, और मैं आपसे पूछना चाहूं कि बता दो आप लोग सारे लोग मिलकर कि a का मान कौन कौन सा पॉसिबल है, तो आप लोग कहोगे सर इंटीजर है, 6 से बड़ा और 14 से अगर छोटा होगा तो कितना होना चाहिए, एक तो 7 होगा, एक कितना होगा 8 होगा, एक 9 होगा, एक 10 होगा, एक अपने पास 11 होगा, एक अपने पास कितना होगा 12 होगा, और एक अपने पास कितना होगा 13 होगा। आप लोग कहोगे सर ऐसी जो साइड है 1 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे 7 मान संभव है, ऐसी जो वैल्यू हैं वो कितनी वैल्यू संभव है, तो आप लोग कहोगे ऐसे 7 मान संभव है, 7 8 9 10 11 12 और 13, ऐसी मुझे बताओ कितनी वैल्यू पॉसिबल है। तो आप लोग कहोगे ऐसे सर 7 वैल्यू पॉसिबल है। मुझे आप लोग ये बताइए 7 वैल्यू अगर आप लोगों को निकालनी है तो क्या आप लोग लिख सकते हो क्या कि 14 -6 -1। अगर इनके दो साइड के बीच की अगर दो वैल्यू अपने पास दी हुई है, उनके बीच की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसका तरीका होता है बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली घटाओ और उसमें से एक वैल्यू और घटाओ। तो अपने पास, क्योंकि अगर यही करेंगे तो इसका मतलब इसमें 14 भी काउंट हो गया, तो 14 - 6 कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन ना तो हमें 6 लेना है ना हमें 14 लेना है, हमें तो इसके बीच का नंबर लेना है। तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर घटाओ और उसके बाद एक और घटाया करो। तो मुझे आप लोग ये बताओ क्या अपना आंसर 7 आ जाएगा क्या। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं जो नॉर्मली आप लोग समझ नहीं पा रहा कोई भी स्टूडेंट, मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि मान लो मैं बोलूं कि इससे अगर ये इंटीजर है तो कितने ट्रायंगल बनाए जा सकते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि दो साइड का जो सम होता है वो तो सबसे बड़ी साइड तो ये होगी, जैसे 14 हुआ, या ऐसे लिख लो, दो साइड का जो डिफरेंस होगा b - c a, और यहां पर आपने पास b + c। मुझे बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या। जैसे सबसे बड़ी साइड आई 14 और छोटी साइड आई 6, उसी चीज को मैं यहां पर आप लोगों को बता रहा हूं। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं या ये बताना चाह रहा हूं, मुझे बताइए a के कितने मान पॉसिबल है ये अगर निकालना हो, यानी कि इन दोनों के बीच के कितने नंबर है वो निकालना पड़ेगा।
इन दोनों के बीच के कितने नंबर हैं वो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे 14 और 6 के बीच में कितने नंबर हैं, तो 14 में से 6 माइनस कर दोगे तो बीच में 8 नंबर नहीं होते, बीच में 7 नंबर होते हैं। तो 14 माइनस 6 माइनस 1 और करना पड़ता है, कॉन्सेप्ट होता है, याद रखना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मुझे बताओ सबसे बड़ी साइड, जैसे 14 में से 6 माइनस किया तो यहां पर क्या करोगे, b प्लस सी में से माइनस करोगे कौन सा, ये b माइनस सी। सबसे बड़ी साइड b प्लस सी, सबसे छोटी साइड b माइनस सी, और ये जो भी आएगा उसमें से 1 और माइनस करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि कितने ट्रायंगल संभव हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं। तो b प्लस सी माइनस b प्लस सी माइनस 1, b से b कट गया तो क्या अपने पास 2c माइनस 1 आ गया है क्या, और c जो वो वाली साइड है जो सबसे छोटी हो, C वो वाली साइड है जो सबसे छोटी हो, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर कभी भी बनाना पड़े तो उसका फॉर्मूला होता है 2n-1, ये अपने पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का, याद रखना। और n जो होती है, जो दो साइड गिवन है उसमें सबसे छोटी साइड होती है देखते ही। ये मैं सारा का सारा कॉन्सेप्ट ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लोग फॉर्मूला बनाना चाहते हो कि क्वेश्चन में हम लोग फॉर्मूला कैसे बनाए सर, किस टाइप से आया, यही फॉर्मूला क्यों होता है, वो अगर चीज समझना चाहते हो आप लोग, तो मैं हर चीज का आपको क्यों बताता हूं। तो देखो इन दोनों में से आप कोई कहे कि एक साइड 4 है, एक साइड 10 है और एक साइड a है, तो सर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पॉसिबल है अगर a का मान इंटीजर है। तो ऐसे तो इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकते हो, अगर कोई पूछे कि कितने ट्रायंगल बना सकते हो तो मैं कहूंगा इनफाइनाइट ट्रायंगल बना सकते हो, अनंत त्रिभुज आप लोग बना सकते हो। लेकिन फिर कोई कहे कि a का मान अगर इंटीजर हो, ये कंडीशन अगर डाल दी कि a का मान अगर इंटीजर हो, तो हम लोग कहेंगे 4 2n 2 इंटू 4 माइनस 1, यानी ऐसे 7 ट्रायंगल बनाए जाने संभव हैं, 7 ट्रायंगल पॉसिबल है। हाँ ना बोलिए, एक बार मैंने क्या समझा दिया, क्या सारे बच्चे अच्छे से सही तरीके से समझ पाए हो क्या? मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्या है क्या नहीं है, क्या ये चीज सारे लोग अच्छे से समझ पाए हो क्या, एक बार बताइए। अगर हमें नंबर ऑफ, इस चीज का यूज कहां लेंगे वो चीज मैं सिखा रहा हूं। ये मैंने बता तो दिया, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है, लेकिन उस चीज को हम लोग यूज कहां लेंगे वो बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो दो साइड देने के बाद अगर कभी भी हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स अगर पूछ ले तो फिर हमारा क्वेश्चन करने का तरीका ये होगा, ध्यान रखना। मैं वापस रिपीट करता हूं, फिर से मैं बताता हूं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ट्रायंगल है अपने पास जिसकी साइड है 5, एक साइड 5 है और एक साइड अपने पास 7 है, तो बताओ इससे कितने ट्रायंगल बनाने पॉसिबल हैं। अपने पास एक साइड 5 है और एक साइड 7 है और एक साइड a है, और a यहां पर अगर इंटीजर है तो कितने ट्रायंगल बनाने पॉसिबल हैं, ऐसा हम लोगों से पूछता है कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल होंगे। तो याद रखना, जो a अगर इंटीजर है, पूर्णांक अगर है, कुछ लोगों ने रिपीट लिखा, उनके लिए मैं वापस समझा रहा हूं पूरा क्वेश्चन। तो मैं ये बता रहा हूं, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा 12, ये तीसरी से बड़ा होगा, और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होगा। तो बताओ a का मान क्या क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इससे कितने, कौन सा a का मान क्या क्या हो सकता है अगर इंटीजर हो, तो बड़ा कौन सा होगा, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 9 10 11 और 12 आप लोग नहीं ले सकते, 12 से छोटे होने चाहिए। तो आप लोग गिनना शुरू करो कि ऐसे कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, कितनी a के कितने मान पॉसिबल है। तो आप कहोगे 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 वैल्यू पॉसिबल है यहां पर। या आपसे पूछे कि पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल अगर पूछे कि कितने त्रिभुज पॉसिबल हैं, अगर आपसे पूछता है नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल, त्रिभुजों की संख्या अगर पूछे, तो फिर हमारा तरीका होगा 2n-1, ये फॉर्मूला होता है 2n-1, यानी n अपने पास छोटी साइड कितनी है 5, तो 2 से 2 को गुना कर दो 5 से, और माइनस अपने पास 1 है, तो ऐसे जो ट्रायंगल है वो कितने पॉसिबल है 9।
अब मैंने ये भी समझा दिया कि भाई ये फॉर्मूला कैसे बना। वो हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ काम, कि नहीं समझाना चाहिए, फिर भी मैं बता देता हूँ कि बीच के नंबर अगर निकालने होते हैं तो उसका तरीका होता है कि अपने पास 12 में से 2 माइनस करो तो 10, लेकिन नंबर 10 नहीं होते, ध्यान रखना। तरीका ये होता है 12 में से 2 माइनस करके एक और माइनस करो तो सही आंसर आएगा। तो 12 क्या है यहां पर, 12 है a प्लस बी या b प्लस सी का मान, और 2 ये क्या है, ये है b माइनस सी का मान -1। तो इसको सोल्व करोगे तो 2c माइनस 1 आएगा, और वो 2c माइनस 1 जो हुआ अपने पास, c सबसे छोटी साइड है तो उसको मैंने n या कुछ भी आप लोग दूसरी चीज बोलना शुरू कर सकते हो, उसको हमें याद रखना पड़ेगा कि n का मान वो होता है जो छोटी साइड है, ये हमें रखना पड़ेगा। मुझे बताओ कि a का मिनिमम वैल्यू कौन सी है। अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि a की मिनिमम वैल्यू कौन सी है, दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए a की मिनिमम वैल्यू बताओ, न्यूनतम मान बताइए, तो आप कहोगे सर a का न्यूनतम मान 3 है। अगर मैं पूछूं a की मैक्सिमम वैल्यू बताओ, अब की बार तो क्या समझ गए हो क्या, a की मैक्सिमम वैल्यू अगर आपसे मैं पूछूं तो आप लोग कहोगे a की मैक्सिमम वैल्यू 11 है, ठीक है ना। a की अपने पास c स्मॉलेस्ट कैसे है, c सबसे छोटी साइड ही तो है, तभी तो घटाओगे उसमें से। b में से c क्यों घटाया, नहीं तो आप लोग अगर ऐसे लेते हो b प्लस सी इज टू a, अपने पास ऐसे लेते हो और यहां पर अपने पास b माइनस सी लेते हो, तो बड़ी में से छोटी घटाओगे तभी तो पॉजिटिव आएगा ना। यहां पर बड़ी में से जैसे ये मान 5 है, ये मान 2 है, तो ये छोटे वाला मान ही तो c है, यहां पर सबसे छोटी साइड ही तो c है। जैसे यहां पर 6 कैसे आया, 6 तब आया जब आपने 10 में से 4 माइनस किया, तभी तो 6 आया। तो 10 तो अपने पास वैल्यू में b की मान रहा हूं और ये c की मान रहा हूं, तो सबसे छोटी वैल्यू तो यही है। अगर मैं पूछूं 4 नंबर क्वेश्चन, पेरीमीटर बताओ, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल का पेरीमीटर आप लोग बताइए, परिमाप बताओ सभी का, जितने भी ट्रायंगल्स बनेंगे उन सभी का परिमाप बताओ। चलो करने की कोशिश करो। नहीं नहीं आनंद मणि तिवारी, इन दोनों में से जो छोटा है वो लेंगे, इसको नहीं देखना है, ये तो बाद में बनेगा, इसको अभी नहीं देखना आपको। इन दोनों में से जो छोटा है उसको लेना है भाई, इन दोनों में से जो छोटा है उसको लेना है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। बाद में भी छोटा बन के 3 तो आ रहा है, लेकिन उस 3 को नहीं लेना है। n का मान सबसे छोटी साइड जो 2 हमें गिवन है ना, उसमें सबसे छोटी लेनी है, ये याद रखना आप लोग। मैक्सिमम वैल्यू इसमें से बड़ी लेनी है कनक गुप्ता, मैक्सिमम वैल्यू बड़ी से बड़ी ये है, a के मान ये हैं, a के पॉसिबल वैल्यू ये हैं, ये हो सकती है, तो इसमें से बड़ा नहीं निकाल सकते क्या बताओ। छोटे से छोटा 3 है, बड़ी से बड़ी वैल्यू 11 है, ये लो। तो परिमाप अगर हम लोगों से पूछे, पेरीमीटर अगर हम लोगों से पूछे पॉसिबल ट्रायंगल का पेरीमीटर, तो पहला जो अपने पास ट्रायंगल होगा वो होगा अपने पास 5। जो ट्रायंगल बनेंगे ना अपने पास 5 5 5 7 और 3, तो 2 साइड तो फिक्स है अपने पास, 2 साइड 5 और 7 तो फिक्स है, ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ अपने पास ये वाली साइड चेंज होगी, 5 और 7 तो 2 फिक्स रहेंगी, अगला ट्रायंगल ये बनेगा। 5 और 7 तो फिक्स रहेंगी, अगला ट्रायंगल अपने पास ये बनेगा। 5 और 7 तो फिक्स रहेंगी, अगला ट्रायंगल अपने पास ये बनेगा। क्या पॉसिबल ट्रायंगल ऐसे ही बनते जाएंगे क्या? नए पेज पर लेता हूं ताकि सभी बच्चों को आसानी से ढंग से मैं समझा पाऊं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि अपने पास 5 और 7 तो फिक्स है, और एक साइड ए जो है इसका मान 3 से 11 तक पॉसिबल है, तो 5 7 और अपने पास ये कितना होगा 4, अपने पास 5
7 और ये कितना होगा 5, 5 7 और कितना होगा 6, अपने पास 5 7 और कितना होगा 7, 5 7 और 8, 5 7 और 9। इस प्रकार से नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल जो बनते जाएंगे, ये ऐसे अपने पास जो ट्रायंगल होंगे 5 7 एंड 11। मुझे बताइए क्या 9 ट्रायंगल यही बनेंगे क्या? तो सभी का सम पूछा है, पेरीमीटर का सम, पॉसिबल ट्रायंगल का पेरीमीटर का सम निकालना आपको है ना, क्वेश्चन में योग निकालना है, इनका सम अगर निकालना है तो मुझे बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का टोटल पेरीमीटर पूछा है, मतलब सम पूछा है या टोटल पेरीमीटर पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 7 12 और 3 15, ये होगा 15, ये होगा 16, ये होगा 17, ये होगा 18, ये होगा अपने पास 19, ये अपने पास होगा 20, ये अपने पास होता है 21, ये अपने पास 22 और ये अपने पास होगा कितना 23। तो इसको सम करने का एक तो तरीका अपने पास ये है सम करने का, लगातार संख्याएं अगर कभी भी हो तो उनको सम करने का तरीका होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड इनटू अपने पास n बाई 2। योग करने का सम निकालने का जो फॉर्मूला होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इंटू n बाई 2, ये योग करने का अपने पास फॉर्मूला होता है। ध्यान रखना आप लोग, लगातार संख्याएं अगर कभी भी आपको ऐड करनी पड़े तो पहला लास्ट जोड़ते हैं और इंटू करते हैं हम लोग किससे, n बाई 2 से। ये अपने पास फॉर्मूला है। क्यों है अपने पास फॉर्मूला, फर्स्ट और लास्ट को जोड़ते ही 2 का भाग दोगे तो एवरेज आएगा, फर्स्ट और लास्ट को 2 भाग ऐड करके 2 से भाग दोगे तो एवरेज आएगा, इनटू कर दोगे नंबर ऑफ टर्म्स से तो योग आ जाएगा, एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्म्स बराबर सम आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हुआ 38 का मतलब अपने पास 19 गुना 9, 38 में 2 का भाग दोगे तो 19 और आंसर आ गया 171। ये अपना आंसर है। चाहो तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 5 और 7 तो सभी जगह है ही है, 5 और 7 जो है वो तो 12 12 12 तो सभी में आएगा ही आएगा, तो 12 गुना 9 108 तो अपने पास अलग से आप लोग लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। और साथ साथ इनको आप लोग ऐड कर लीजिए, दोनों बात एक ही है, 3 + 4 + 5 + 6, इनको आप लोग ऐड कर लो, 6 7 8 9 10 और 11 तक आप लोग ऐड कर लीजिए तो अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? साथ साथ मैं आपको क्वेश्चंस भी कुछ करवा रहा हूँ साथ साथ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और हर चीज मैं बता रहा हूँ आपको कि क्यों आया। तो इससे अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल जो होंगे, हाँ ना बोलिए एकदम ठीक है क्या? वो तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल है, ये जो है ये तो सिर्फ कितने ट्रायंगल बन सकते हैं, सिर्फ उसी से हमें पता लगेगा कि इतने ट्रायंगल पॉसिबल हैं। ये तो हमें नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल कितने होंगे इतना ही हमें पता लगाना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद अगर हमें टोटल सभी का अगर परिमाप हम लोगों से पूछ ले तो सभी का परिमाप निकालने का तरीका अपने पास ये होता है। यदि हम लोगों से पूछ ले क्वेश्चन में कभी भी कि आप लोग बताइए टोटल एरिया बताओ पॉसिबल ट्रायंगल का, ट्रायंगल्स का एरिया बताओ, आप लोग टोटल एरिया बताओ, तो वैसे ये जो क्वेश्चन है ऐसा क्वेश्चन ध्यान रखना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि यहां पर अगर ऐसा अपने पास हो, ऐसा कभी भी अगर हो तो अपने पास ये जो ट्रायंगल बनेंगे ना, ये ट्रायंगल बनेंगे 5 7 और 3। ये क्वेश्चन फिर बड़ा होता है, इनका एरिया ऐसे ट्रायंगल बनेंगे 5 7 और 4, 5 7 और 5, 5 7 और 6, ये ऐसे बढ़ता रहेगा 11 तक। 5 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 8 9 10 11 तक बढ़ता रहेगा। 9 ट्रायंगल बनेंगे, उन सभी का अब की बार कॉमन कुछ नहीं आएगा। परिमाप में तो 5 और 7 कॉमन आ गया था, अब की बार कॉमन कुछ नहीं आएगा। इसमें भी आपको हीरोज फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और एस माइनस डी, ये अपने पास।
और s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो अपने पास ये कंप्लीट फिर अगर कभी पूछ भी ले तो याद रखना हमें सोल्व करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा और करना ही पड़ेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। अब आपको लगेगा कि सर ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। हाँ ये बड़ा हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एरिया अगर पूछ ले तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, वो हमें कहेगा कि एक ट्रायंगल की दो साइड दी हुई हम लोगों को ए बी और सी। देखना ये ए है, ये बी है और ये सी है। a इंटू बी बराबर अगर 5 है, a इंटू बी बराबर अगर 5 है और a कोमा बी कोमा सी इंटीजर अगर हैं, पूर्णांक अगर हैं, देन आप लोग बताइए a b c इंटीजर हैं, पूर्णांक अगर हैं, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का एरिया बताओ। चलो करने की कोशिश करो, टोटल एरिया आप लोग बताइए। तो यहां पर मुझे ये बताओ, यहां पर मुझे ये बताइए, इनमें कुछ बच्चों को डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा कि नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल में नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का टोटल पेरीमीटर क्या होता है। इन दोनों में मैं बता दूं, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का मतलब होता है जितने त्रिभुज बनाए जाने संभव उनका मान बताओ, सिर्फ कि 1 बना सकते हो, 2 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 7 बना सकते हो, 10 बना सकते हो, उनका सिर्फ मान बताइए। और फिर टोटल परिमाप पूछे ना, इसका मतलब होता है कि जो परिमाप अपने पास इन सभी के जितने बन सकते हैं 8, 10, 15, 20, इन सभी के सभी साइड को जोड़ो और उनको फिर से ऐड करो, ये टोटल परिमाप होता है। दोनों में डिफरेंस आप समझो, इतनी छोटी चीज में कंफ्यूज कैसे हो सकते हो आप। मुझे आप लोग ये बताइए, ये वाली जो साइड है ये अपने पास 5 अगर होगा तो 5 के लिए मुझे सारे लोग बताओ क्या सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 ही हो सकता है क्या? मुझे बताइए क्या अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 ही हो सकता है? अगर ये इंटीजर अगर हैं तो गुणा करने पर अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 ही आ सकता है, इसके अलावा क्या गुना करें कि 5 आए? कोई इंटीजर ऐसा नहीं होता। तो कौन कौन से ट्रायंगल संभव है, कितने ट्रायंगल संभव है? पहली बात तो मैं ये करूं तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल अगर कभी निकालने हो तो 1 को गुना करो आप लोग 2 से, 2 इंटू एन माइनस 1। तो मुझे बताइए क्या ओनली और ओनली एक ही ट्रायंगल बनेगा क्या? मुझे बताओ क्या ओनली और ओनली एक ही ट्रायंगल बनेगा? यानी इनका सम जो होता है वो तो कितना होगा 6। एक मान लो, तीसरी साइड आप लोग सी मान लो और इनका डिफरेंस कितना होगा 4। तो सी का मान क्या ओनली और ओनली 5 ही पॉसिबल है क्या? इसकी वैल्यू ए का मान ओनली पॉसिबल है 1, बी का मान पॉसिबल है कितना 5, बी का मान अपने पास पॉसिबल है 5 और सी की वैल्यू भी पॉसिबल है कितनी 5। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? अपने पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रायंगल पॉसिबल होगा और किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड अगर आपके पास हैं तो अपने पास नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल लिखेगा तो आपके दिमाग में अचानक आएगा यार बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन बहुत सारे अगर बन सकते हैं उसमें नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल का एरिया का नहीं कहेगा, फिर उसमें किसका कहेगा? उसमें परिमाप का कहेगा। तो जल्दी हम लोग निकाल लेंगे, नहीं तो वो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर 9-10 ट्रायंगल बनेंगे तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, फिर वैसा आपसे नहीं पूछता है। क्या दोनों क्वेश्चन में मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं समझ आ रहा है क्या? अब आप लोग यहां से इसका सबसे पहले एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है इसकी हाइट निकाल लो। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहां पर अपने पास 1 है तो ये अपने पास होगा 1/2। तो हाइट जो होगी वो कितनी होगी? 5 के स्क्वायर 25 में से, पाइथागोरस थ्योरम में से 25 में से 1/4 आप लोग माइनस कर दीजिए तो अपने पास ये हाइट आ जाएगी। 100 में से 1 माइनस करोगे तो √99/2 इसकी हाइट आ गई।
तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस, अपने पास बेस कितना है 1 है और हाइट कितनी है √99/2 है। तो क्या एरिया जो आ गया वो क्या √99/4 आ गया है क्या? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऐसे कर लेंगे, बाकी एरिया का जैसे चाहो आप लोग हीरोज फॉर्मूला लगा दो या और किसी तरीके से कर लो। तीनों साइड आने के बाद तो यहां मेरा ज्योमेट्री पढ़ाते टाइम ये काम नहीं है कि मैं आपको एरिया निकालना सिखाऊं, वो मेंसुरेशन में आप लोग सीख जाओगे या सीख लिया होगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है, C5 कैसे, मैं आपको ये बता रहा हूं 4 और 6 के बीच। सबसे पहले बात कर रहे हैं किससे, बात करते हैं राहुल से। राहुल निमेश देखना, 4 और 6 के बीच मेरे भाई सारे के सारे नंबर लिखो इंटीजर 4 और 6 के बीच। 4 और 6 ABC इंटीजर है और C का मान 4 और 6 के बीच है। तो जितने अपने पास नंबर है वो सारे के सारे एक बार कॉपी में लिखो और वो मुझे निमेश आप बताओ कि कौन सा आया। दीपांशु भाई थोड़ा सा आप लोग सुबह सुबह, इसीलिए मैं कहता हूं कि नहा धोकर आप बैठा करो और रात को थोड़ी देर सोया करो। किसी की वैल्यू -1 कैसे हो सकती है? अपने पास कोई भी लेंथ -1 में कैसे देगा? ट्रायंगल की वैल्यू अपने पास एक से, आपके पास -1 सेंटीमीटर बनाना है, आज आपको -1 किलोमीटर दौड़ कर आना है, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या पिछला दौड़ा गया हम लोग माइनस करेंगे? तो थोड़ा दीपांशु इसीलिए मैं कहता हूं सुबह सुबह आप एक तो नहाया करो और रात को थोड़ी देर सोया करो, दो चीजें आप लोग ध्यान रखो। और आगे और कोई दिक्कत है तो मैं बताता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। क्या अब समझ में आ गया है क्या? राहुल निमेश लिख ली क्या आपने संख्याएं? लिखो भाई, बैठकर सोचो सोचो, ऐसे नहीं समझ में आए तो कैलेंडर निकालो। 4 तारीख और 6 तारीख के बीच में देखो कौन सी तारीख होगी जो इंटीजर में अपने पास होगी। इंटीजर का मतलब तारीख मान लो आप तो राहुल। 4 तारीख और 6 तारीख के बीच में देखो कितनी तारीख ऐसी हैं, 5 आएंगी, 7 आएंगी, 10 आएंगी या 15 आएंगी। देखो क्या आगे चले? आगे चलते हैं हम लोग। देखो मैंने आपको बताया, मैंने आपको सभी लोगों को बताया 5, 7 और अपने पास ए है। तो हमें मिनिमम वैल्यू लास्ट में ए की क्या है वो नहीं ढूंढनी पड़ती, हमें मिनिमम वैल्यू किसकी ढूंढनी पड़ती है? इन दो जो साइड गिवन है, ए तो हमें शुरुआत में दिया हुआ ही नहीं है, तो 2n-1, तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू ढूंढनी पड़ती है, एन का मान वो होगा। ये मैं पहले भी मैं बता चुका हूं, ये वाली जो बात है ना मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बच्चे को अभी तक नहीं समझ में आ रहा, पता नहीं क्यों। ये चीज मैंने पहले भी बताई, फिर बता रहा हूं, और चाहे एक 10,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर लिखवा लो, उसको अब भी नहीं समझ में आएगा कि सर क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वो तो अपने दिमाग में जो बैठा है सुबह से लेकर, सुबह से कि एकदम पानी लेकर हाथ में, की कसम खाता हूं कि मेरे दिमाग में रहेगा वही मुझे रखना है, बाकी मुझे अगला कुछ भी बताए उसको दिमाग में घुसने देना ही नहीं है। तब तक तो मैं क्या कर सकता हूं आप बताइए? मैंने पहले भी ये चीज समझाई, सिखाने की कोशिश की, बार बार मैंने बताया कि आपको इसकी मिनिमम साइड अभी पता ही नहीं, तो इसकी कहां से लोगे आप, वो तो बाद में आई है। तो मिनिमम साइड इन दोनों में से लेनी है, तो 5 लोगे आप लोग, ध्यान रखना, मिनिमम 3 नहीं लोगे। क्या अब जो बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है एक बच्चा, वो अब तो समझ पाया है क्या? आओ आगे चलते हैं। मुझे आप लोग ये बताइए, ये अपने पास यहां पर ऐसा अगर कभी आ जाए ए बी और सी, ए बी और सी, मैं बोलता हूं कि ये ए है, ये बी है और ये सी है। ए इंटू बी बराबर, अगर अपने पास 6 हो तो नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल आप लोग बताइए। चलो करने की कोशिश करो, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल आप लोग बताइए। कितने त्रिभुज संभव हैं, इससे कितने ट्रायंगल बनाने पॉसिबल हैं, ऐसा आप लोग बताओ।
देखिए तो a इंटू बी और ए बी सी ध्यान रखना इंटीजर ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो यहां पर अपने पास a इंटू बी बराबर अगर 6 है तो याद रखना a इंटू बी बराबर अगर 6 हो अपने पास तो a का मान 1 हो सकता है और b का मान कितना हो सकता है, 6 हो सकता है। a इंटू बी बराबर अगर 6 है तो a का मान 2 हो सकता है और b का मान 3 हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या? मुझे बताइए, क्या इसके अलावा कोई वैल्यू पॉसिबल है क्या कि इंटू करने पर 6 आ जाए? तो आप बोलोगे सर इसके अलावा कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है कि इंटू करने पर अपने पास 6 आ जाए, ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना यहां से जो ट्राइंगल बनेगा छोटे वाली साइड कितनी है, 1 इंटू करते हैं 2 गुना 1 माइनस करते हैं 1 से, तो यहां पर ट्राइंगल आएगा अपने पास 1 और इधर से कितना आएगा, 2 का गुना करते हैं छोटे वाली साइड 2 से और माइनस 1 करोगे तो ये आएगा 3। तो टोटल ट्राइंगल अपने पास बनेंगे वो कितने ट्राइंगल बनेंगे, 4। ये अपने पास आंसर है। इस टाइप का क्वेश्चन जो अपने पास आता है उसमें पहले वाली भी जितनी भी कंडीशन अपने पास बन सकती हैं वो सारी की सारी कंडीशन हमें सोचनी पड़ेंगी, वो हमें लेनी पड़ेंगी और अपने पास टोटल उनको फिर 1 है 3 है टोटल ऐड करना है, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल जो होंगे वो कितने होंगे ऐसे क्वेश्चन में, 4। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं फिर समझा देता हूं, फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे कहीं भी अगर आ गया a इंटू बी बराबर 12 तो 12 और ये इंटीजर है दिया हुआ मिलेगा, तो ये 12 जो है वो कौन कौन सा हो सकता है, 1 गुना 12 हो सकता है, मतलब इसके फैक्टर करने हैं, 2 गुना 12 हो सकता है, धन 2 गुना 6 हो सकता है, 3 गुना 4 हो सकता है। क्या इसके अलावा कोई हो सकता है क्या? इंटू करने पर 12 आए तो सिर्फ और सिर्फ ये इंटीजर हो सकते हैं 1 2 3। तो याद रखना क्वेश्चन करने का तरीका, 2 गुना 1 माइनस 1 यानी कि 1, 2 गुना 2 माइनस 1 यानी कि 3, 2 गुना 3 माइनस 1 यानी कि अपने पास 5। इन सभी को हम लोग ऐड कर लेंगे और नंबर ऑफ पॉसिबल जो ट्राइंगल होंगे वो होंगे अपने पास 9। हाँ ना बोलिए, क्या अब आप लोग सारे लोग समझ पाए हो क्या? बोलो एकदम ठीक है क्या? यहां पर इस टाइप का जो क्वेश्चन कभी भी अगर करना है तो उसको आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो। उम्मीद है आपको अब चीजें अच्छे से ढंग से समझ में आई होंगी। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं और थोड़ा सा और आगे हम लोग चलते हैं। अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो इस टाइप से, देखना कोशिश करना समझने की। मैं पॉइंट नंबर समझाता हूं आपको 4। सबसे पहले मैं 3 पॉइंट आपको समझा चुका हूं, ये हम लोग 5-6 पॉइंट पढ़ रहे हैं। 3 पॉइंट मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सबसे पहला, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पॉइंट, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। ये 3 पॉइंट पहले मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यदि किसी भी ट्राइंगल की, इसमें 2 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। यदि किसी भी ट्राइंगल की, ये सभी को वैसे याद भी होगा लेकिन फिर भी मेरा काम तो है हर छोटी से छोटी चीज में एक बार बताऊंगा। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड अलग अलग हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग स्केलन ट्राइंगल। विषमबाहु त्रिभुज, अगर तीनों साइड अलग अलग हैं तो इसका नाम होता है विषमबाहु त्रिभुज। ये पता होगा वैसे आपको, नहीं पता तो सीख लेना। यदि दो साइड बराबर हैं किसी भी ट्रायंगल की, अगर दो साइड बराबर है अपने पास यहाँ पर और एक साइड अगर अलग है तो ऐसे ट्रायंगल का जो नाम होता है उसको बोलते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज, इसका जो नाम होता है उस चीज को हम लोग बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। और तीसरा जो पॉइंट है अपने पास, कभी भी अगर ऐसा हो कि ये तीनों साइड अगर बराबर हो तो उसका नाम होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसको हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। यदि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल लेस देन 90 डिग्री हो, तीनों एंगल ही अगर
90 डिग्री से छोटे हों, लेस देन 90 डिग्री हों, तो इस ट्रायंगल का क्या नाम होता है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये अगर ऐसा हो अपने पास, एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो ऐसे ट्रायंगल का नाम होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। और एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, एक एंगल अगर अपने पास 90, ये कम से कम नाम तो याद होने ही चाहिए आपको। एक एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो उस ट्रायंगल का नाम होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल या अधिक कोण त्रिभुज। याद रखना, ध्यान रखना, यदि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड अगर अलग अलग हैं तो उसके तीनों एंगल भी डिफरेंट होते हैं। यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग हैं तो तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी हमेशा बराबर होते हैं। यदि किसी ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी हमेशा बराबर होंगे। ध्यान रखना, याद रखना, एक अलग होगा। और यदि तीनों साइड बराबर हैं तो फिर तीनों ही इनके सामने के एंगल 180 होता है, 60, 60, 60 और 60 होगा। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, आगे हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताता हूं। यदि कभी भी ऐसा हो किसी ट्रायंगल के तीनों साइड, एक साइड 4 है, एक साइड 5 है और एक साइड 6 है, तो बताइए कौन सा ट्रायंगल होगा? एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या राइट होगा? 4 नंबर के बाद तो अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में मैं ये बताना चाहता हूं, यदि किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड हमें गिवन है, ए, बी और सी, न्यूमेरिक वैल्यू गिवन होगी, तो हम लोग देख लेंगे कि सबसे बड़ी साइड कौन सी है। और ये मान लीजिए कि सबसे बड़ी साइड अगर सी है, ये मान लो कि सबसे बड़ी साइड अगर सी है, तो याद रखना अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, दो छोटी साइड के स्क्वायर का सम, अगर अपने पास तीनों साइड अलग अलग दे दी तो तुरंत आप लोग बोल दोगे स्केलन है, विषमबाहु है। लेकिन वो पूछेगा, ध्यान रखना, एंगल देकर ये पूछता है कि कौन सा ट्रायंगल है, दो एंगल बराबर है तो आइसोसेलेस। एंगल देकर साइड पर बेस्ड पूछता है, ये होता है साइड पर बेस्ड, साइड के आधार पर, और ये होता है एंगल के आधार पर। लेकिन याद रखना, ध्यान रखना, साइड देकर हम लोगों से पूछता है एंगल पर कि एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है या राइट है, और एंगल देकर हमें उल्टा पूछता है कि कौन सा ट्रायंगल होगा, स्केलन है या आइसोसेलेस है या इक्विलैटरल है। तो ये साइड पर बेस्ड, तीनों साइड अलग अलग हो तो ये, दो साइड बराबर है तो आइसोसेलेस, और तीनों साइड बराबर है तो इक्विलैटरल। लेकिन हम लोगों को वहां पर ये देता है एंगल पर बेस कि तीनों एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो एक्यूट, एक एंगल 90 डिग्री है तो राइट, और एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा है तो ऑब्ट्यूज। लेकिन तीनों साइड देकर ऑप्शन लिखा हुआ मिलेगा, एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट है, और दी हुई साइड मिलेंगी। तो उसका कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ग्रेटर देन सी स्क्वायर है, तो ये वाला जो ट्रायंगल होता है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, ये अपने पास न्यून कोण त्रिभुज होता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज, ध्यान रखना। यदि कभी भी अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर है, तो ये आप लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर है तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते होंगे कौन सा ट्रायंगल होता है, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। हाँ ना बोलो, एकदम ठीक है क्या? और यदि कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर लेस देन सी स्क्वायर है, मतलब सी स्क्वायर अगर बड़ा है, तो ये वाला जो ट्रायंगल होता है ये होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज होता है ये वाला त्रिभुज, याद रखना आप लोग। मुझे ये बताइए आप लोग, इधर ध्यान देना और सीखने की कोशिश करना। अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो, ये जो अपने पास 4 का स्क्वायर हुआ 16, दो छोटी साइड ढूंढनी है पहले। 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25,
और 6 का सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर अलग से लिखना है 36। इनको ऐड करोगे तो 41 आ गया, और 41 ये अगर बड़ा है तो कौन सा त्रिभुज होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, ध्यान रखना। अब आपको यहां पर मुझे बताइए 6 की जगह अगर वो 7 दे देता, मान लो 6 की जगह अगर यहां गिवन होता 7, तो अगर 6 की जगह वो 7 दे देता तो याद रखना 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर अपने पास 25 है, और अपने पास 7 का स्क्वायर 49, ये तो 41 ही हुआ। क्या अपने पास ये बड़ा आ रहा है? क्या ये 41 अपने पास बड़ा आ रहा है? और 41 अगर अपने पास बड़ा आ रहा है इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल होगा? 6 देता तो याद रखना एक्यूट है, और अगर न्यून कोण है मतलब, और अगर 7 दे दिया तो फिर कौन सा बन गया अपने पास? ऑब्ट्यूज। और अगर कभी बराबर आ जाए तो तुरंत उल्टा समझ लेना, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ध्यान रखना। अब आप लोगों के पास बात आती है कि ऐसा क्यों होता है। ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये कहां से आया, ऐसा क्यों होता है, कैसे इसको प्रूव करेंगे, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए, पहली बात। दूसरा आप लोगों को मैं बता देता हूं, यहां पर एक चीज मैं सिखाता हूं, और ये क्वेश्चन मेंस में ध्यान रखना भाई, आ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। ये राइट एंगल ट्रायंगल में ए है, ये बी है, और ये अगर सी है, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अगर सी स्क्वायर हो, सबसे बड़ी जो साइड होती है 90 डिग्री के सामने, क्योंकि सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होगी, ध्यान रखना आप लोग। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है, सी बड़ा होगा बी से भी, और सी बड़ा होगा किससे? ए से भी। 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, तो आप एक काम करो, इधर भी सी से गुना कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इधर भी सी से गुना कर दो, सी क्यूब। पहले को भी 2 से गुना कर दिया और दूसरे को भी 2 सी से गुना कर दिया, और इधर भी सी से गुना कर दिया, तो ये आ गया सी इंटू ए स्क्वायर, ये आ गया सी इंटू बी स्क्वायर, और ये आ गया सी का क्यूब। मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं सी की जगह ए रखता हूं, देखना कोशिश करना समझने की, अगर मैं सी की जगह ए से गुना करूं, एक तो कोई संख्या है मान लो 5 गुना 3, और एक संख्या है फिर मैं 3 गुना 3 ही कर दूं, यानी छोटा मान अगर कर दूं तो क्या वैल्यू घट जाएगी? क्या ऊपर तो 45 था, अब 5 की जगह अगर मैं छोटा मान रख दूं कोई भी, तो ये जो नंबर है ये अपने पास डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी जगह अगर मैं ए लिख दूं, छोटा नंबर लिख दूं, इसकी जगह मैं छोटा नंबर लिख दूं, तो मुझे बताइए जब इसको आप लोग सी से गुना कर रहे थे और इसको भी जब सी से गुना कर रहे थे, तब तो ये सी क्यूब के बराबर था, लेकिन जब अब इसको भी छोटा कर दिया और इसको भी घटा दिया, तो ये वाली जो वैल्यू होगी वो क्या सी क्यूब से छोटी आएगी? क्या बताओ मुझे, ये बताइए। ये वाला मान सी सबसे बड़ी साइड है, जैसे 5 गुना 3 का क्यूब है, मान लो एक बार समझाने के लिए 3 का स्क्वायर, 5 की जगह 3 रख दो तो क्या वैल्यू घट जाएगी? क्या तो जब ये सी से गुना कर रहे थे, इसका सी से गुना कर रहे थे, तब सी क्यूब के बराबर था। यहां पर भी मैं एक छोटी वैल्यू रख लूं इससे, यहां पर भी मैं एक छोटी वैल्यू रख लूं, तो क्या इधर वाली वैल्यू छोटी हो जाएगी? क्या तो ध्यान रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऑलवेज लेस देन होता है किसके? सी क्यूब के। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये बात आप लोगों को ध्यान होनी चाहिए, इसको आप लोग याद रखना। अगर ऐसा कोई भी अजीब क्वेश्चन आए और अगर आप लोग उसको नहीं कर पाते हो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो हमेशा आपके पास एक तरीका होगा, इसको आप लोग 3 मान लेना, इसको आप लोग 4 मान लेना, इसको 5 मान लेना, और ऑप्शन 4 देगा ही देगा एग्जाम में एसएससी में, तो उस चीज़ को आप लोग याद रखना। तो यहाँ पर ऐसा होता है, 3 का इस क्यूब हो गया 27 और 4 का क्यूब हुआ 64, इन दोनों का ऐड करना और 5 का क्यूब 125, ये वाला ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब लेस देन सी क्यूब है। तो ध्यान रखना, आप लोग कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू पुट कर सकते हो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आपको ये होता क्यों है ये आज आपको खुद को पता करने की कोशिश करनी है, नहीं तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। आज हमारी थोड़ी सी बेसिक सी क्लास थी, कल से हम लोग थोड़ा सा पॉइंट को और ऊपर लेकर चलेंगे और बहुत स्टैंडर्ड से बहुत डीप से हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और कल हम लोग फिर से मिलते हैं मॉर्निंग में 8 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना। सिर्फ 5 ही पॉइंट मैंने बताए हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री,
एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर। 3 नंबर पॉइंट, दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा और दो साइड का डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा। 4 नंबर पॉइंट, दो भागों में बांट दिया बेस्ड ऑन साइड और बेस्ड ऑन एंगल्स। और 5 नंबर, ये हम लोगों ने एक्यूट ऑब्ट्यूज क्या होता है ये चीज हम लोगों ने समझने की कोशिश की। ठीक है, हाँ, कोसाइन रूल कल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा।